जेएनयू को लेकर क्या नजरिया आपका? देखिए, जीवन में ना सब चीजें होनी चाहिए, थोड़ा अचार भी होना चाहिए, पापड़ भी होना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए, लेकिन पूरी तरह से आप ये बोल दो कि इनको खत्म ही कर दें, वो भी सही बात नहीं है। जेएनयू भाई बहुत साल पहले हो गया खत्म, कब तक। अभी जेएनयू को लेकर क्या नजरिया आपका? देखिए, मैं अब दो बातें बोलना बड़ा वायरल हुआ था वीडियो आपका जेएनयू वाला। हाँ, पर मैं बताऊं, कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स रहने भी चाहिए जो ठीक है। देखिए, जीवन में ना सब चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा अचार भी होना चाहिए, पापड़ भी होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। उनके अगेंस्ट लड़ना भी चाहिए हमको, जिसको लड़ना है वो लड़े भी, लेकिन पूरी तरह से आप ये बोल दो कि इनको ख़त्म ही कर दें, वो भी सही बात नहीं है। एक कुछ जवान ऐसे लड़के होने भी चाहिए जो कि रिबेल विदाउट कॉज हैं। उससे क्या होता है कि वो भी आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। थोड़ा सा होना चाहिए ये समाज के अंदर। अगर सब एक ही चीज़ बोलने लगेंगे, सब एक से ही दिखने लगेगा, एक से ही सोचने लगेंगे, तो वो नीरस हो जाएगा समाज। फिर वो समाज वो अच्छी बात नहीं है। नहीं, पिछली बार जो किस्सा मशहूर हुआ था वो ये हुआ था कि यहाँ से निकलकर बौद्धिक शक्ति वाले लोग समाज में कुछ असर नहीं डाल रहे हैं। अब आप मानते हैं कि जेएनयू के प्रोडक्ट जो हैं वो भी देश हित में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, या समाज में असर डाल रहे हैं? कैसे? जिनकी हम बात कर रहे हो तो सब पॉलिटिक्स में चले गए, तो फिर देश हित कहाँ रह गया? अरे अभी मिसले आज में नाम अभिजीत बनर्जी साहब नोबेल प्राइज जीत कर आए। हमारे यहाँ पर जयशंकर जी हैं, निर्मला जी हैं। अरे जेएनयू के तो जो लोग हैं, आप लिस्ट देखिए, लाइक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सम ऑफ द बेस्ट। तो फिर आपको क्यों लगता है कि वहाँ का जो टॉप कॉलेज है कि वहाँ का बच्चा जो है वो देश हित में उतना असर नहीं कर? अभी भी जो आप तारीफ कर रहे हो कि होना चाहिए, अरे जब आप कहते हैं अचार की तरह होना चाहिए, कहते हैं भारत में गरीबी बहुत, जब आप कहते हैं भारत में गरीबी बहुत है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे आपके जैसे 3 पीस सूट पहनने वाले लोग नहीं है, या रईस लोग नहीं है, एंटीला नहीं है भारत के अंदर। वो एक्सेप्शंस है, पर जनरल जो पॉलिटिक्स है, जेएनयू की जो जनरल पॉलिटिक्स थी, जैसे जादवपुर की जो जनरल पॉलिटिक्स रही है, वो जो मानसिकता है, वो एक बच्चों को एक तरह से आप कल्चरली हैंडीकैप कर रहे हैं, उनको इस समाज में जीने लायक ही नहीं रख रहे हैं। क्यों ऐसा? मतलब अगर है एक लेफ्टिस्ट उनका ये मानना है कि हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने से तो अच्छी बात है डेमोक्रेसी में कि वो बच्चा सवाल पूछ रहा है। बाकी यूनिवर्सिटी में लोग लड़के लड़कियां आपस में खाली खेल कूद रहे हैं। भाई सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन जवाब मिले तो वो भी तो सुनना चाहिए ना। सिर्फ सवाल ही थोड़ी पूछते रहेंगे आप कि जवाब मिले, जवाब की चिंता ही नहीं, सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, फिर तो वो मीडिया जैसा हो जाएगा। अब देखिए, जेएनयू से जयशंकर साहब निकल के देश भर में नाम रोशन कर रहे हैं। निर्मला जी फाइनेंस मिनिस्टर बनी हुई है। उसके अलावा तमाम लिस्ट है, और बहुत बड़ी लिस्ट होगी, दिग्गज लोग हैं वहां से। फिर भी आपको क्यों थोड़ी सी ये मैं समझना चाहता हूँ, ये टीज क्यों है? क्योंकि अब मुझे लगता है आपने बिल्कुल जेएनयू को टाइपकास्ट कर दी कि आप जेएनयू नाम आते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, क्योंकि बीच में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मैंने अभी सुधीर जी के पॉडकास्ट किया था, तो उसमें वहीं से शुरुआत हुई थी टुकड़े टुकड़े गैंग की, और मैंने उस पर भी काफी संवाद किया उनसे। तो वो इंडिया में एक कॉमन परसेप्शन बना दिया गया लोगों के दिमाग में, टीवी और ये नजरिए से कि जेएनयू मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग, या आपने भी कहा कि अचार की तरह होने चाहिए। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। जबकि देश की टॉप यूनिवर्सिटी है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं उसको कहा। हमेशा अवार्ड्स मिलते हैं। मैंने टुकड़े टुकड़े वर्ड में यूज भी नहीं करता हूं, मैंने किया भी नहीं। मैं अर्बन नक्सल्स वर्ड यूज करता हूं, और जो बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, और पकड़े गए तो आप वही प्रोफेसर्स पकड़े गए इनडायरेक्टली। आप बताइए, आप उसको वो हिंदी का वर्जन है, आप उसका अंग्रेजी कैसे? नहीं, मैं अपनी जार्गन को छोटा नहीं करना, मैं अपने जार्गन को छोटा नहीं करना चाहता हूं। अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े में जमीन आसमान का अंतर है। टुकड़े टुकड़े के पीछे कोई थॉट नहीं है, कोई कुछ, बस टुकड़े टुकड़े गैंग एक सेंसेशनल वर्ड है। ब्रेकिंग योर ओन कंट्री। नहीं, अर्बन नक्सल्स वर्ड तो देखिए, भारत सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने जितने एफिडेविट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अर्बन मॉइस्ट वर्ड यूज किया है, मैंने अर्बन नक्सल वर्ड यूज किया है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। आप ही क्या से दीपिका पादुकोण गई थी वहां पे बॉलीवुड से सपोर्ट करने के लिए? उनको पता भी नहीं था वो कहाँ जा रही हैं। आई कैन गारंटी कि दीपिका को पता ही नहीं होगा कि क्यों, क्या वहाँ की पॉलिटिक्स क्या है। आप उन्हें इतना डम समझते हो? डम की बात नहीं है, उनको ये बोला गया होगा पीआर वालों ने कि एक ये अपॉर्चुनिटी है फिल्म को प्रमोट करने की, और ये एक पॉलिटिकल जगह है, अपनी फिल्म भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, तो लेट्स गो। तो वो चली आई होंगी उसलिए। आई डोंट थिंक कि दे बॉदर्ड। इफ शी हैड नोन शी वुडंट हैव कम। अगर पता होता तो नहीं जाती वो। तब से राइट विंग से बॉयकॉट दीपिका का सामना कर रही हैं। अब ये गेम है, पॉलिटिक्स को आप टच करोगे तो ये ऐसी आग है, कुछ तो जलाएगी। अभी भी उनकी एक संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म में उनको शायद रिप्लेस किया गया था, तो उसमें भी लोगों राइट विंगर्स के में कमेंट पढ़ा था कि अब जो नई हीरोइन आई है उसे हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, अच्छा हुआ ये रहा वो रहा।
हाँ वो सब मैं उसमें पढ़ता नहीं हूँ, वो सब मेरा विषय भी नहीं है। लेकिन हाँ पॉलिटिक्स मैं सबको बोलता हूँ। तो आपको लगता मतलब अगर मैं दीपिका की चलो एक सवाल कर रहे थे, आपने स्ट्रांगली कहा वो जाती नहीं। हाँ अगर दीपिका पर एक लेबल, शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल। दीपिका पर एक लेबल लगा हुआ है कि वो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाली हैं और वो उसी जेएनयू वाली विचारधारा को समर्थन देती हैं। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं उनकी क्या फिर आपने आइडियोलॉजी क्यों कहा ये कि वो वहां नहीं जाती? मैं इतना जानता हूँ कि शी इज़ अ स्मार्ट पर्सन एंड शी इज़ अ इंडिपेंडेंट वुमेन, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। अगर उनको ये पता होता कि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव जगह है और इससे मेरे करियर में फ़र्क पड़ेगा, आई एम श्योर, आई अज्यूम शी वुडंट हैव गॉन देयर। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्म जब प्रमोट होती है तो 10-12 दिन में लोग कहते हैं यहाँ चलो वहाँ चलो, ये पॉडकास्ट कर लो वो कर लो। आदमी कुछ भी बोल जाता है, फिर 2 लाइन उसकी उठाते हैं, फिर उसकी फिल्म फंस जाती है, फिर प्रॉब्लम होता है। दैट्स हाउ यू लर्न। बड़ी तैयारी से ले जाया था, मुझे याद है, मैं कवर करने मैंने भी देखा था। शाम ड्रेस प्रॉपर उस इवेंट के हिसाब से थी, शाम का टाइम था और बड़ा टीवी पे उसकी चर्चा हुई थी इसकी। वो पीआर वालों ने गलत समझ लिया था, उनको लगा कि इट्स लाइक एन इवेंट, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये इवेंट नहीं, ये यहाँ पे बड़े बड़े जल गए हैं यहाँ पे। पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स में तभी आप घुसिए जब आप उसे फेस करने के लिए तैयार हैं। आप टच एंड गो नहीं कर सकते कि गए छुई और बाहर निकल गए, वो नहीं कर सकते हैं। किसी चीज़ का अफसोस है आपको लाइफ में? मुझे बस एक चीज़ का मुझे ये अफसोस रह गया कि कश्मीर फाइल्स के वक्त में मुझसे एक गलती हो गई। वो जो सारा रिसर्च हमने किया था वो हमें फिल्म के पहले रिलीज़ करना चाहिए था, राइट? जो प्रोपेगेंडा के आरोप लगे आप पर। हाँ, तो पहले वो बाद में आया Z5 में कश्मीर अनरिपोर्टेड के नाम से, वो पहले मुझे करना चाहिए था। तो इस बार मैं वो गलती नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बंगाल फाइल्स के पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो सारे जो डायरेक्ट एक्शन डे के सर्वाइवर्स हैं मैंने उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं, सारा है। आप गोपाल पाठा का भी देखेंगे, आप राजेंद्र लाल रॉय चौधरी जो हैं, इन सबका जो है इतिहास में पहले ही रख दूंगा लोगों के सामने, ताकि कल को कोई ये ना बोले कि अरे भाई ये अपने मन से, मैं अपने मन से फिल्म कैसे बना सकता हूँ इतनी बड़ी, मैं थोड़ी गांधी के ऊपर कुछ अपने मन से बना सकता हूँ। तो चूंकि वो रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है। आप कंट्रोवर्सी में पढ़ते हो या कंट्रोवर्सी अपने आप आपके आगे पीछे घूम के पहुंच जाती है? क्योंकि मैंने बहुत सारी लिस्ट रखी है। नहीं, मुझे पता है आप इसका जिस तरह से प्रोमो काटेंगे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आप कराएंगे। देखिए कंट्रोवर्सी क्या है, मैं तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ कि आप हर बात को अपने सिरे से, अपने नजरिए समझा दें जो आपको लेकर छपती है, लिखी जाती है। देखिए कंट्रोवर्सी जो चीज़ है वो कैसे होती है। मैंने जब बोला अर्बन नक्सल, मैंने एक बुक लिखी अर्बन नक्सल, तो कुछ 1000 लोग खड़े हो गए, ये आप कैसे बोल सकते हैं, कंट्रोवर्सी चालू हो गई। मैंने तो नहीं बोला, किसी की दाढ़ी में तिनका रहा होगा तो उसी ने आवाज़ उठाई। ताशकंद फाइल्स में कांग्रेस ने मुझ पर लीगल केस कर दिए, उनका प्रॉब्लम था। कश्मीर फाइल्स में यहाँ पर तो आपको समर्थन विरोध दोनों मिल जा रहा है, दोनों आप जस्टिफाई भी कर ले। कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम चाहते हैं कि आप प्रकाश डालें। जैसे 2013 में एक ट्वीट आपका बड़ा चलते होता है और उसको अक्सर समय समय पर जब भी आपका कुछ होता है तो लोग पोस्ट कर देते हैं। वो पोस्ट था, नैनो कार में गैंग रेप नहीं हो सकता। और 2011 में निर्भया हुआ था, वो कार्टून था। हाँ, वो कार्टून था जिसको आपने फन वे में लिखा, लेकिन लोगों ने कहा ये बैड टेस्ट में था। पर मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, उस वक्त के आप किसी के भी पोस्ट उठा के देख लीजिए उस पीरियड के, राइट? 2008 से लेकर 2014 तक शाम को लोग शराब पी के, मैं नहीं पीता हूँ, पर शराब पी के एक अलग चीज़ें लिखते थे। तो उस वक्त म्यूज़िक ट्विटर पे बहुत चलता था, जोक्स चलते थे, खाने पीने की बात चलती थी, लाइफ की बात चलती थी, लोग अपनी पर्सनल बातें करते थे। फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग वहाँ पे थे, स्टैंड अप कॉमेडियंस भी थे, म्यूजिक, एक अलग माहौल था। और वो जो माहौल था वो अभी जैसा पोलराइज नहीं था, इतना पोलराइज नहीं था कि तुमने कुछ भी बोला तो लोग गाली ही गद देने वाले हैं तुमको। आप गुड मॉर्निंग भी लिख दो तो लोग कहते हैं आज क्या गुड है भाई, आज की मॉर्निंग में आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं था। तब डेटा फ्री नहीं था ना पूरा। हाँ, तो इसलिए लोग क्या करते थे और इस तरह के, और चूंकि उसमें एक अलग तरह के लोग थे, मोर अर्बन, एक अलग तरह के लोग थे, इसलिए उस वक्त थोड़े से सेक्सुअल जोक्स चलते थे उस जमाने में। लेकिन फिर टाइम बदला, लोग सेंसिटिव हो गए चीज़ों को लेके, चेंज हो गया सब कुछ। अभी हुआ ही है, जैसे वो स्टैंड अप कॉमेडियंस को लेके अभी कंट्रोवर्सी हुई है, शायद उस वक्त नहीं होती, आज हुई है, हो सकता है कल को नहीं होगी। जो मॉम डैड का जोक था उसे आप नहीं, वो तो बेवकूफ़ी, यानी उसमें तो मुझे ये भी नहीं समझ में आया लोग इतना गुस्सा क्यों हुए। यानी आप ये बताइए कि एक आदमी ने बेवकूफ़ी की हरकत करी, उसको खुद ही नहीं पता उसने क्या किया, उसको खुद ही नहीं पता वो क्या कर गया, तो उसको लेके
देखिए इतना बवाल करने की भी आवश्यकता नहीं है। आई डोंट अग्री विद दैट काइंड ऑफ ठीक है।